जय हिंद डियर स्टूडेंट। 2018 का जो पार्ट सेकंड है उसका आज हम लोग सेकंड वाला वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग 2018 का सेकंड वाले पार्ट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से अगेन हमारे सामने एक बार फिर से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है बच्चों हमारा, इस ट्रांसपोर्टेशन में आप देखो यहाँ वाटर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। कलकत्ता पोर्ट है, मार्मागोवा, विशाखापट्टनम और पारादीप है। तो बच्चों जो कलकत्ता पोर्ट है ये आप लोग देखा होगा, सुना होगा आपने, हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। इसलिए हुगली नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं? इस बंदरगाह को हम नदीय बंदरगाह रिवेरियन पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेरियन पोर्ट। जो मार्मागोवा बंदरगाह है ये हमें पता होगा, जुआरी एक नदी है, इस जुआरी नदी के एस्चुरी में लोकेटेड है। जुआरी रिवर के किस में लोकेटेड है? एस्चुरियन में लोकेटेड है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम लोग ज्वारनद बंदरगाह कहते हैं, एस्चुरियन पोर्ट कहते हैं। तो आप देखेंगे मार्मागोवा पोर्ट के बारे में लिखा ऑन द एंट्रेंस ऑफ द एस्चुरियन। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ये डॉल्फिन नोज हिल से कवर्ड है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लैंड लॉक्ड पोर्ट बोलते हैं, भू आवेष्टित बंदरगाह कहते हैं। तो लैंड लॉक्ड पोर्ट कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। और पारादीप जो पोर्ट है ये महानदी के डेल्टाई रीजन में है, महानदी के डेल्टाई रीजन में है, इसलिए इसको हम लोग डेल्टाई पोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टाई पोर्ट। तो देखिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो किस ट्रांसपोर्टेशन से? वाटर ट्रांसपोर्टेशन से है। ठीक है, तो सबसे पहले कलकत्ता रिवेरियन पोर्ट हो गया, मार्मागोवा एस्चुरियन पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम लैंडलॉक्ड हो गया, डिपेस्ट और सेप भी है, और पारादीप कौन सा पोर्ट हो गया? डेल्टाई। क्यों? क्योंकि ये महानदी के डेल्टाई में लोकेटेड है। तो हम राइट कोड जब हम सर्च करेंगे तो देखो ए का होना चाहिए ऑप्शन 3। तो ए का हमारे सामने 3 ऑप्शन ए में भी और बी में भी है। बी का होना चाहिए 4, तो बी का 4 हमें बी में मिल रहा है। सी का 1 और डी का हम लोग देखेंगे तो 2, डी का 2, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? हमारा बी। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी जो है वो राइट कोड है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी में वेदरिंग एंड इरोजन वाला जो टॉपिक है हमारा, अपक्षय और अपर्दन वाला जो टॉपिक है, वेदरिंग और इरोजन, जो कि इसका पार्ट है एक्सोजेनेटिक फोर्स का पार्ट है। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करता है? डिन्यूडेशन करता है। डिन्यूडेशन अनाच्छादन की क्रिया में पार्टिसिपेशन कौन करता है? एक्सोजेनेटिक फोर्स। और एक्सोजेनेटिक फोर्स में जो डिन्यूडेशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग क्या है? तो डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ द रॉक्स इन सिटू पोजीशन इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। और फिजिकल वेदरिंग के भी हम लोग देखेंगे एजेंट होते हैं अलग अलग, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्रिक्शन है, एक्सोफोलेशन है या फिर फ्रोस्ट एक्शन है। तो इस तरह से वेदरिंग हो जाएगा बच्चों। और वेदर्ड मटेरियल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना क्या कहलाता है? इरोजन कहलाता है। वेदरिंग जो है वो क्या है? डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज इरोजन। तो यहां पर आप देखेंगे ये पूछा जा रहा है कि जो रॉक है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, उस मेटामॉर्फिक रॉक में जो मेटामॉर्फिक एजेंट होते हैं, कौन होते हैं? मेटामॉर्फिक एजेंट। तो बेसिकली आपने देखा होगा पीवीटी मेन मेटामॉर्फिक एजेंट होते हैं, पीवीटी। ठीक है, पीवीटी यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो आप लोग देखेंगे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो हीटिंग हो रही तो हीटिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। कंप्रेशन हो रहा है यानी कि वहां पर हम देखेंगे संपीड़न बल काम करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये क्या है? डीकंपोजिशन है। डीकंपोजिशन मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना। तो ये कोई आपका एजेंट नहीं है। और सॉल्यूशन जो होगा तो इससे भी क्या होगा? मेटामॉर्फिज्म होगा। मेटामॉर्फिज्म क्या है? वो प्रोसेस जिससे मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होगा। मेटामॉर्फिक रॉक का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक। तो उसके लिए एजेंट कौन कौन है बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन के बेसिस पर देखें तो हीट है, कंप्रेशन है और सॉल्यूशन है। डीकंपोजिशन जो है वो एक मेटामॉर्फिक एजेंट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डीकंपोजिशन या अपघटन। अपघटन जो है वो एक मेटामॉर्फिक एजेंट नहीं है, जबकि ऊष्मा संपीड़न और विलयन या विघटन जो है वो एक क्या है? एक आपका मेटामॉर्फिक एजेंट है। तो याद रखना मेटामॉर्फिक एजेंट मेनली कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी याद रखना है बच्चों हम लोगों को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 102 का? 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो अगेन हम लोगों से क्वेश्चन पूछा एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, वायुमंडल और उसकी संरचना से निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस में विशालतम सांद्रता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। दूसरा जो रैंक आता है 21% के साथ वो किसका आता है, ऑक्सीजन का है। थर्ड जो रैंक है वो 0.93% के साथ किसका है, ऑर्गन का है। और फोर्थ जो रैंक है 0.03% के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो ग्रीन हाउस गैस है ना। बाकी तो आप देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंसंट्रेशन कम है, ये एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह से रिलीज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो विमानों से रिलीज होता है, विमान जो होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है 0.03%। और मीथेन गैस जो होता है धान के खेत हो गए हैं, ठीक है, कोल माइनिंग एरियाज हो गए हैं, या फिर दलदली जो मार्सी सॉइल होता है वहां से मीथेन गैस का एमिशन होता है, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे वायुमंडल में सबसे लार्ज क्वांटिटी में कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंटेज मिलता है इसका, 0.03%। सर ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सन का जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, ये सन है और यहां से सौर विकिरण निकल रहा है। और ये सौर विकिरण कहां आ रहा है, अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, यहां तक ये सन का रेडिएशन आ रहा है किसके फॉर्म में, शॉर्ट वेव के फॉर्म में, ठीक है, लघु तरंग के रूप में, शॉर्ट वेव के फॉर्म में ये सोलर रेडिएशन कहां तक आ रहा है, अर्थ सरफेस पर। अब जब ये अर्थ सरफेस हीटिंग करेगा तो यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इमिट होगा, और जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इमिट होगा तो इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को यहां पर एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगी, ग्रीन हाउस गैसेस। कौन करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस। जो कौन कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, सब क्या ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ऐसे गैस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोकता है और हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को या हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ऐसे गैस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ठीक है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को तो आने देता है लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस जाने नहीं देता है, ऐसे गैस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे। और ये गैसेस ही क्या करेगी, हमारे अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर कितना डिग्री मेंटेन करके रखेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए हमारे अर्थ पर बायोस्फीयर इतना ज्यादा हम लोगों को क्या मिलता है, डेवलप मिलता है। यदि ये टेम्परेचर कम होगा तो भी हम लोग देखेंगे हमारे लिए हार्मफुल होगा, यदि इससे ज्यादा होगा तो भी हमारा ग्लेशियर वगैरह वाले पार्ट जो होंगे मेल्ट होंगे, वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो राइट आंसर हो गया बच्चों हमारा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और क्लाइमेट की जब भी बात हो बच्चों, तो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आपने देखे होंगे तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे कोपन के क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन से। और बहुत इजी टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कुछ चीजें उसमें कैसी हैं, फैक्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोपेन के जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ कोड दिए हैं, उनको हमें डिकोड करना है, ठीक है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, जहाँ ट्रॉपिकल वर्ड आ गया मतलब उसके लिए हम ए अल्फाबेट यूज करते हैं, बी अल्फाबेट के लिए हम ड्राई क्लाइमेट यूज करते हैं, है ना। ए के लिए हम ट्रॉपिकल करते हैं, बी के लिए हम लोग ड्राई क्लाइमेट करते हैं, सी अल्फाबेट के लिए हम लोग वार्म टेम्परेट यूज करते हैं, वार्म टेम्परेट, ठीक है। डी अल्फाबेट के लिए हम कोल्ड स्नो फॉरेस्ट हम यूज करते हैं, ये हम लोग इसी को कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। ई अल्फाबेट के लिए हम कोल्ड क्लाइमेट या पोलर क्लाइमेट यूज करते हैं। और एच जो अल्फाबेट होता है उसको हम लोग हाईलैंड से शो करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल ABCDEH का क्या हो गया, डिकोडिंग हो गया कि जहां ए लिखा है उसका मीनिंग ट्रॉपिकल है, बी लिखा है ड्राई क्लाइमेट है, सी वार्म टेम्परेट है, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट या कॉन्टिनेंटल है, ई कोल्ड या पोलर क्लाइमेट है, और एच जो होगा वो हाईलैंड्स होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम लोग ए अल्फाबेट की बात करेंगे तो ए अल्फाबेट के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रॉपिकल, ठीक है। और इसमें जो स्मॉल एफ, स्मॉल एम, स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू जो होता है, इसका मतलब होता है ए मतलब रेन फॉरेस्ट, यानी कि वहां हमेशा क्या होगा, पानी गिरेगा, ड्राई सीजन छोटा होगा, नो ड्राई सीजन ऐसा हम बोल सकते हैं। एम का मतलब वहां मॉनसूनल क्लाइमेट होगा, क्या होगा, मॉनसूनल क्लाइमेट। एस यानी कि वहां सवाना ड्राई समर है, सवाना ड्राई समर है, ठीक है।
सवाना ड्राई समर, और डब्ल्यू मतलब हम देखेंगे सवाना ड्राई विंटर है। सवाना ड्राई क्या है? विंटर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने डिकोड कर लिया FMSW को भी। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर एक कैपिटल W वर्ड यूज होता है और एक कैपिटल S होता है। तो कैपिटल S का मतलब होता है स्टेपी टाइप क्लाइमेट, या जिसको हम बोलते हैं सेमी एरिड रीजन। कैसा रीजन? सेमी एरिड, अर्ध शुष्क क्षेत्र। और W का मतलब होता है डेजर्ट। W का मतलब क्या होता है? डेजर्ट। ठीक है, ये एरिड है और ये सेमी एरिड है। कैपिटल W एरिड शुष्क क्षेत्र, डेजर्ट का सेंटर पार्ट, और उसका आउटर पार्ट जहां थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट है वो सेमी एरिड है, वो S है, स्टेपी टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, तो अब इतना सारा मैंने आपको बेसिक कुछ यहां पर बता दिया है कि अब शायद हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? डिकोड कर सकते हैं। तो A का मतलब बच्चों हम लोगों को सिंपल सा दिख रहा है, ट्रॉपिकल, यानी कि आपका क्या होगा? AF होगा। क्या होगा? AF। फिर हम लोग देखेंगे यहां पर मिड लेटीट्यूड डेजर्ट। जैसे डेजर्ट वर्ड दिखा तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि BW के साथ एसोसिएट होगा। मिड लेटीट्यूड के साथ क्या आना चाहिए? डेजर्ट। तो हम B जो अल्फाबेट है इसको हम क्या बोल के आए? ड्राई क्लाइमेट। और B के साथ यदि हम कैपिटल W को हम एसोसिएट कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर क्या होगा? डेजर्ट होगा। यहां पर BS होता तो हम बोल देते कि आपका ड्राई क्लाइमेट के साथ स्टेपी सेमी एरिड होगा। मेडिटेरियन रीजन की हम बात करेंगे यदि, तो मेडिटेरियन रीजन यानी कि हम लोग देखेंगे मेडिटेरियन सी जो है, जो लगभग 30 से 40 डिग्री के आसपास मिलता है। 30 से किसके आसपास? 40 डिग्री के आसपास। तो हम लोग मेडिटेरियन के लिए यूज कर लेंगे CS। सी का हम अभी बता करके आए हैं कौन सा क्लाइमेट होगा? वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट। ठीक है, और लास्ट में ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। तो अभी हम देखे थे D को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट या कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल या कोल्ड स्नो फॉरेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं D अल्फाबेट। तो आप देखेंगे पहले का क्या हो जाएगा? A। दूसरे का हमारे सामने डेजर्ट के लिए क्या है? 4, B का 4। C के लिए क्या है? 2, C2। और ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल के लिए क्या है? 3। तो राइट हमारा जो कोड बनेगा वो क्या होगा? 1423। 1423 हमारा राइट कोड होगा बच्चों। 1423 क्या है? हमारा राइट कोड है। तो आप ये कोपेन के क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि अल्टरनेटिव हमारे एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यदि आप लोग कुछ अल्फाबेट को यहाँ करेक्ट कर लेंगे तो बाकी हमारा कोड इजीली हम लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारे सामने ट्रांसपोर्टेशन आ गया। ठीक है, इसीलिए बच्चों मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके सामने ओरिजिनल पेपर का जो स्क्रीनशॉट लेकर के मैं PPT बना के लेके आ रहा हूं, ताकि आप ये ना बोले कि नहीं सर आप अपने मन से ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन ला करके आप क्या कर रहे हैं? इस स्लाइड में आप लेकर आ रहे हैं। तो अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले वाटर ट्रांसपोर्टेशन देखा था, अब हमारे सामने रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। कौन सा है? रेलवे। तो देखो, एक हमारे सामने पश्चिमी रेलवे जिसको हम पश्चिमी मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल पश्चिमी मध्य रेलवे। तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, यानी कि A का फर्स्ट होना चाहिए। A का फर्स्ट हम लोगों को 2 जगह मिल रहा है। फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ भी होना, ईस्ट भी होना, सेंट्रल भी होना। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। कहां पर है? बिलासपुर। तो बिलासपुर जो है वो हमें 3 नंबर पर मिलेगा। तो B का 3 होना चाहिए। तो B का हम लोग देखेंगे 3 हमें कहां मिल रहा है? D ऑप्शन में। फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर है बिहार में। पूर्वी मध्य रेलवे का कहां पर है? हाजीपुर में। C का 4 है। और नॉर्थ ईस्ट रेलवे का कहां पर है? गोरखपुर में, जो हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी बताते हैं, गोरखपुर में नॉर्थ ईस्ट रेलवे। ठीक है, तो हमारा राइट कोड क्या हो गया? 1342। 1342 हमारा राइट कोड है बच्चों, अकॉर्डिंग टू रेलवे हमारे जोन और उनके हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन के 2 क्वेश्चन मिले हमें। एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन में पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और दूसरा हमारे सामने एक क्वेश्चन था रेलवे जोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगेन हमारे सामने यहाँ क्वेश्चन सेंसस से आया है। ये टॉपिक भी हमारा रिपीटेड है बच्चों, है ना कहीं हर बार सेंसस, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले तो ये ध्यान रख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011। तो हम बच्चों ये बोलते हैं कि 1000 जो मेल है उस पे कितने फीमेल कैंडिडेट है, इसको हम डिनोट करते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो। तो हमारे यहाँ 943 क्या है? सेक्स रेशियो है। और चाइल्ड जो सेक्स रेशियो 919 है। चाइल्ड में हमने किसको काउंट किया? 0 से 6 ईयर।
0 से 6 साल के बच्चे बच्चियों को हम काउंट कर रहे हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में, और उससे बड़े को हम लोग कर रहे हैं किसमें, आपका सेक्स रेशियो सिंपल सा, उसके लिए हम कोई एडल्ट वगैरह वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला में है और सबसे कम हमारे यहाँ हरियाणा में है। पंजाब हरियाणा में सबसे कम और केरला में सबसे ज्यादा। यदि चाइल्ड की बात होगी तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, पंजाब हरियाणा में सबसे कम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कम और ज्यादा की बात ही नहीं हो रही, हम लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो हमारे सामने स्टेट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो मेघालय स्टेट है, कौन सा स्टेट है, इस मेघालय स्टेट का लगभग हम लोगों को मिलता है 989 के आसपास। मणिपुर का हम लोगों को मिलता है 985 में, मिजोरम का हम लोगों को मिलेगा 976 और त्रिपुरा का हम लोगों को मिल जाएगा 960। तो लगभग आप देखेंगे जो सी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो है वो हमारा राइट सीक्वेंस होगा बच्चों। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो, लिंगानुपात के आधार पर। और सबसे अधिक यदि पूछा जाता तो हम केरला बता देते। इंडिया का हम लोगों से यदि एवरेज पूछा जाता, औसत जो लिंगानुपात पूछा जाता तो हम 943 बता देते, 943। शिशु लिंगानुपात यदि पूछा जाता तो हम 919 बता देते। और ये बात जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, 2001 का जो सेंसस था उसमें 933 था, जो इंक्रीज होकर 943 हुआ है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा पहले जो था 927 था, जो डिक्रीज होकर 919 हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 118 हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टेपी जलवायु का अनुभव नहीं होता है ना। स्टेपी टाइप क्लाइमेट के बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड को हमने 12 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया है ना। कितने क्लाइमेटिक रीजन्स है वर्ल्ड में, 12 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। हमने कैसे डिवाइड किया उनको, तो हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, है ना। जैसे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ आप चले जाओगे तो यहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है। कौन सा टाइप क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल, जहाँ साल भर वर्षा होती है। और ये क्लाइमेटिक रीजन जो सीजनलेस है, क्योंकि साल भर ही बारिश हो रही है वहां पर। ठीक है, फिर 10 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में हम लोगों को मिलता है सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट। 20 से 30 के बीच में हम लोगों को कॉन्टिनेंट के ईस्ट में मिलता है मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट। और कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मिलता है हम लोगों को हॉट डेजर्ट या डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट या डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। 30 से 40 के बीच में हम लोगों को कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मिलेगा वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, सॉरी मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। कॉन्टिनेंट के सेंटर में मिलेगा मिड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट, मिड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। और कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जाएंगे तो चाइना टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट। यानी कि 30 से 40 के बीच में हमारे पास में 3 तरह के क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मेडिटेरियन, कॉन्टिनेंट के सेंटर वाले पार्ट में मिड कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट के ईस्ट में चले जाएंगे एशिया में तो वहां पर मिलेगा चाइना टाइप क्लाइमेट। और फिर 40 से 50 के बीच में जाएंगे तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट और कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जाएंगे तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट। ठीक है, स्टेपी टाइप क्लाइमेट, या जिसको हम टेम्परेट क्लाइमेटिक या टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यदि इनकी लोकेशन देखें तो आपने नाम सुना होगा प्रिटोरिया का, डरबन प्रिटोरिया से सब लोग भली भांति से परिचित होंगे। ये डरबन और प्रिटोरिया पड़ेगा साउथ अफ्रीका में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा जो प्लेस आपको दिख रहा है ये आपका सस्केचन, ये जो आपको मिलेगा कनाडा के पास में। कहां मिलेगा, कनाडा जो देश है वहां पर मिल जाएगा। तीसरा पर्थ आप लोग ने देखा होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कुछ ऐसे आप लोगों को दिखता है। यहां से कैप्रिकॉर्न जाता है और यहां पर पर्थ है। ठीक है, यहां पर कौन है, पर्थ। तो ये पर्थ आपको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया। और ब्यूनस आयर्स तो कैपिटल है अर्जेंटीना का। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है, अर्जेंटीना की। ये भी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आप देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि चिली के बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद में पैराग्वे और ब्राजील से होते ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे प्रिटोरिया में भी इसी तरह का क्लाइमेट होगा। किस तरह का, स्टेपी टाइप क्लाइमेट। फिर दूसरा हम देखेंगे कनाडा का जो आपका सास्केचन, जो सास्केचन वाला जो प्लेस है, ये भी आपको कैसा क्लाइमेट मिलेगा, स्टेपी टाइप क्लाइमेट। पर्थ जो आपका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नदन वाले पार्ट में ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और सदर्न वाले पार्ट में टेम्परेट क्लाइमेट है। कैसा है, टेम्परेट। लेकिन कौन सा टेम्परेट है यहाँ पर एक तो सवाना
और दूसरा डाउन्स ग्रासलैंड है। कौन सा है? डाउन्स। यहाँ स्टेपी टाइप का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जाएंगे तो पर्थ वाले पार्ट में टेम्परेट टाइप क्लाइमेट मिलेगा, बट यहाँ पर स्टेपी टेम्परेट नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? स्टेपी टेम्परेट टाइप क्लाइमेट आपको नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। पर्थ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का, वहां किस तरह का क्लाइमेट है? टेम्परेट टाइप क्लाइमेट है। और वहां के जो ग्रासलैंड है वो कौन कौन से? सवाना और डाउन्स है। सवाना और डाउन्स। वहां की जो फर्टाइल लैंड है ऑस्ट्रेलिया की, उसको हम रेवेरिना बोलते हैं, और न्यूजीलैंड का जो फर्टाइल लैंड है उसको हम कैंटरबरी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 118 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की एक प्रक्रिया नहीं? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने केमिकल वेदरिंग का बात किया है बच्चों, ठीक है। पहले तो वेदरिंग क्या है, अपक्षय क्या है? डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग, ठीक है। और वेदरिंग के कितने टाइप्स हैं? 3, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल के एजेंट कौन कौन है? टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रिक्शन, एक्सोफोलेशन और फ्रॉस्ट एक्शन। ये किसके सारे के सारे एजेंट है? फिजिकल के। तो देखो यही तो इसने लिख दिया, ये एक्सोफोलिएशन किसका एजेंट है? फिजिकल का है। किसका है? फिजिकल का। बाकी सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये सारे जो है किसके एजेंट है? केमिकल वेदरिंग के। कौन कौन से? सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ये सब किसके एजेंट हो जाएंगे? केमिकल वेदरिंग के। और फिजिकल वेदरिंग के एजेंट कौन कौन है? टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रिक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन, एक्सोफोलेशन, ये सब किसके एजेंट है? फिजिकल वेदरिंग के। बाय प्लांट्स, बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ये तीनों किसके एजेंट है? बायोलॉजिकल वेदरिंग के, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय की एक प्रक्रिया नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो आप देखेंगे अपसल्कन जो है, अपसल्कन जिसको हम इंग्लिश में एक्सोफोलिएशन बोल रहे हैं, एक्सोफोलिएशन किसका? केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस नहीं है, ये फिजिकल वेदरिंग का प्रोसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ हम जाएंगे। तो हाल ही में समाचारों में चर्चित सेंटोसा द्वीप कहां पर स्थित है? सेंटोसा आइलैंड, हमने भी आपने देखा होगा हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर एक बैक वाटर है, ठीक है। खंडवा खरगोन जिले में आपने देखा होगा हनुमंतिया, उसी की तर्ज पर हम लोगों ने डेवलप करने का प्रयास किया है। तो आप देखेंगे सेंटोसा जो आइलैंड है ये कहां पर मिलेगा बच्चों में? सिंगापुर में मिलेगा। कहां पर? सिंगापुर में, ठीक है। तो सेंटोसा जो आइलैंड है वो कहां लोकेटेड है? सिंगापुर में। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? अब G7 की हम बात करेंगे तो G7 के 4 कंट्री तो हम लोगों को मिल जाएंगे यूरोप में। कौन कौन से 4? यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये कहाँ मिल गए हम लोगों को? यूरोप में मिल गए। कौन कौन मिले यूरोप में? यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। फिर हम लोग नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए कहाँ मिल जाएंगे? नॉर्थ अमेरिका में। 4 और 2 कितने हो गए? 6। और एक बचा जापान, एशिया में। जापान कहाँ पर है? एशिया में। तो ये आपके कितने कंट्री हो गए G7 के साथ? कौन कौन? यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, यूएसए और जापान। अब देखो तो जरा इसमें से कौन सा नाम नहीं दिख रहा है? फ्रांस भी है यहाँ पर, ठीक है, जर्मनी भी है, फिर जापान भी है और रशिया नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रशिया। रशिया जो रूस है वो ऐसा कंट्री है जो किसका मेंबर नहीं है? G7 का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज का जो हमारा ये सेशन था, आज की जो हमारी जो क्लास थी 2018 का, जो हम लोग पार्ट सेकंड लेकर के आए थे, 2018 का पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड जो था हमारा 2018 का पेपर सेकंड, उसका हम लोगों ने आज कौन सा पार्ट देख लिया बच्चों? सेकंड पार्ट देख लिया। यानी कि अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा 2018 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो आप जरूर अभी तक जो 14-15 आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं बच्चों, 14 to 15 लगभग हो गए होंगे, तो आप जरूर इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद में आपको हेल्प मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ रही होगी, किस तरह से पेपर हमारा एग्ज़ाम हम लोगों से क्या चाहता है, किस तरह के क्वेश्चंस वो हम लोगों से पूछता है, और हमारी प्रिपरेशन हम लोगों को किस तरह से क्या करना है, बढ़ाना है आगे। और
एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कल हमारी एक मैराथन क्लास होने वाली है और उस मैराथन क्लास में मैं रिवर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि रिवर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टरनेटिव एक आध साल के अंदर हमारे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं। तो बच्चों कल की मैराथन में जो समय रहेगा वो हमारा रहेगा 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। तो कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए और मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।